हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इंग्लिश एग्जाम 2021। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिटरेचर पोर्शन की मार्किंग स्कीम किस तरीके से रखी गई है, एमसीक्यू कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स के। फिर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि जब हम पोएम्स को प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कंपल्सरीली हमको बुक में से पढ़ के जाने हैं, और वो कौन सी टिप्स है जो हमको फॉलो करनी है फॉर इंग्लिश एग्जाम 2021। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लिटरेचर पोर्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। जो भी पेपर में आता है, चाहे वो रीडिंग हो चाहे वो राइटिंग हो, हमको थोड़ा बहुत ही पता रहता है। रीडिंग में तो कुछ भी पता नहीं रहता है, राइटिंग में हमको फॉर्मेट्स पता होते हैं, लेकिन अंदर का मटेरियल हम उसी टाइम सोचते हैं, ठीक है। लिटरेचर ही वो पोर्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ के जा चुके होते हैं, हमको पता रहता है कि किस में से क्या आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार सीधे सीधे 20 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं एंड 24 मार्क्स का लिटरेचर आएगा, जिसमें लंबे आंसर्स या छोटे आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे जो हमारे 44 मार्क्स है वो हमारे हाथ में है, हमको ही उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, एमसीक्यू किस तरीके से आने वाले हैं, 20 मार्क के एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं हमारे विस्तास के, फ्लेमिंगो के, उनकी लाइंस कुछ चैप्टर्स की दे दी जाएंगी और हर पैराग्राफ से आपको 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको 3 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे अलग अलग चैप्टर के। उन 3 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 4 एमसीक्यू होंगे, 1 मार्क ईच। इस तरीके से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स के। अब यहाँ पर याद रखिए, ये प्योर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर पोयम में से नहीं आएगा। कोई भी 3 चैप्टर के पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हो गया हमारा पोयम। अब पोयम हमारी 5 पोयम है, उनमें से कोई सी 2 पोयम के पैराग्राफ्स या लाइंस दे दी जाएंगी आपको और उन पर एमसीक्यू आएगा। अब ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 पोयम कोई सी आएगी और उनमें से 1 पोयम के एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। 1 मार्क पर क्वेश्चन के, यानी 4 एमसीक्यू आएंगे, तो इस तरीके से पोयम आएगी। एंड देन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 मार्क ईच के 8 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर्स में से भी हो सकते हैं, पोएम्स में भी हो सकते हैं, और ये स्ट्रेट अवे एमसीक्यू के फॉर्म में ही होंगे। लेकिन इसमें या तो आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, या वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा, या कैरेक्टर का इमोशन क्या है, या पोएम का फील क्या है, या पोएट को लिखते वक्त इस पोएम में क्या इमोशंस फील हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका एमसीक्यू पार्ट, ठीक है, एमसीक्यू वाला पार्ट। अब लिटरेचर आपको आएगा 24 मार्क्स का, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन पहले दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई 5 आपको करने रहेंगे एंड हर क्वेश्चन के कितना मार्क का होगा, 2 मार्क का होगा। तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स। फिर आपको 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उन 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना रहेंगे, हर क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स ईच। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 4 मार्क्स। एंड देन आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा और वो क्वेश्चन होगा 5 मार्क का। सिमिलरली आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा 5 मार्क का, यानी आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा, तो वो हो जाएगा 5 मार्क का। तो ऐसे आपका जो लिटरेचर पोर्शन है रिटन, वो हो जाएगा 24 मार्क्स का और एमसीक्यू वाला हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब हम पोएम्स को देखेंगे तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड सीक्रेट टिप्स जो हमको फॉलो करनी है फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए अब उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास कितनी पोएम्स है सिलेबस में, 5 पोएम्स है। कौन कौन सी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, एंड जेनिफर्स टाइगर्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। तो दोस्तों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम का कौन सा पोएट है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। जैसे ही मैं सुनूंगी माय मदर एट 66 तो मुझे याद होना चाहिए कि कमला दास इसकी पोएट है। जैसे मैंने सुना आंट जेनिफर्स टाइगर्स तो एड्रिन रिच इसकी पोएट है। स्पेलिंग के साथ मुझे पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज थीम। अब जब भी मैं किसी भी पोएम को पढ़ रही हूँ, हमारी वीडियोस भी जो आपने देखी हैं उसमें पता है कि हम वीडियो के पहले जो भी उस पोएम की थीम है उसको
को डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कभी कभी लॉन्ग आंसर भी इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि इस पोएम का मूड क्या है, थीम क्या है। तो जब हमने कीपिंग क्वाइट पढ़ी थी तो हमने पता था कि इसमें क्या है, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस, हीलिंग, इस पे जो हमारे पोएट है उन्होंने फोकस करा है। ठीक है, जैसे माय मदर एट 66 में हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल में हमने वीडियो में देखा था कि ये जो पोएम है 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। पहला मदर डॉटर रिलेशनशिप पे और दूसरा कंट्रोल्ड इमोशंस पे, क्योंकि जो पोएट है वो बहुत सारे इमोशंस को फील तो कर रही है लेकिन चेहरे पर नहीं ला रही है, तो कंट्रोल्ड इमोशंस की बात करी गई है। एंड जेनिफर स्टाइगर्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो पोएट है उनका एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है टूवर्ड्स द विमेन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो विमेन है काफी ज्यादा ऑप्रेस्ड है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रही हैं, उनको ज्यादा कुछ बोलने की आजादी नहीं है, उनको हमेशा ऑर्डर्स ही लेने पड़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में हीलिंग पावर ऑफ नेचर की बात करी गई है कि किस तरीके से नेचर की जो सुंदर चीजें हमको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। ठीक है, ये जो पोएम है हमको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कराती है। और क्लासरूम इन अस्लम में उन बच्चों की बात करी गई है जो एक एलिमेंट्री क्लासरूम में है, जिनकी दुनिया बाकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इन लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और इनकी ज़िंदगी में फॉग ही फॉग छाया हुआ है। तो थीम में कभी कभी पूछा जाता है कि कीपिंग क्वाइट की थीम क्या है, या एड्रिन रिच क्या फील कर रही थी जब उन्होंने एंड जेनिफर स्टाइगर्स को लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम किसने लिखी है और वो पोएट का मूड क्या है या वो किस थीम पर बेस्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि स्टैंजास में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज करे गए हैं। बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, सिमिली, मेटाफोर, बहुत सारे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज करा गया है। जैसे ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीटिशन का यूज हुआ है। लाइक आया है तो सिमिली का यूज हुआ है। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई है एक नॉन ह्यूमन को, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो ये आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि लाइन पढ़ते से ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। ठीक है, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेक्सपियर का हेड क्या सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयरनी का यूज हुआ है कि ये बच्चे कभी नहीं जान पाएंगे कि शेक्सपियर कौन था, उसने क्या काम किया था, वो क्यों फेमस था। तो ये सारे ही लिटरेरी डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए। तो हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली जो वीडियोस हैं उनमें हमने थीम की बात करी है, पूरी पोएम को समझाया है, और दूसरी वीडियो मैंने एमसीक्यूज पर बनाई है जहाँ पे फिर से मैंने थीम को बताया है। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं और हर पोएम के हर स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करा है। तो आपको मेन वीडियो तो देखना ही है जिसमें हर लाइन को एक्सप्लेन करा है, एंड सेकेंड वीडियो में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं पोएम में वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म एंड सजेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि पोएम की कोई भी लाइन आपको उठा के दे देंगे और बोलेंगे कि पोएट इससे क्या सजेस्ट करना चाहता है। जैसे कि हमारी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे जो फिशरमैन है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन है, तो जो फिशरमैन है वो लिमिटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, या फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में है जो दीवारें हैं, क्लासरूम की दीवारें क्या सिंबलाइज कर रही हैं, क्लासरूम की दीवारें कैसी हैं, उनका पेंट निकला हुआ है। सादी भाषा में हम बोले तो उसकी पपड़ी जम रही थी, पेंट निकल रहा था। तो वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो इन बच्चों की क्लासरूम है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ही बुरी हालत में है ये सारी चीजें। तो छोटी छोटी लाइनें आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि माय मदर एट 66 में वो जो हमारी पोएट है वो हंस रही हैं, तो वो क्या सिंबलाइज करना चाहती है, वो ये सिंबलाइज कर रही हैं कि वो अपने इमोशंस को छुपा रही हैं और एक ब्रेव फ्रंट रखना चाहती है, अपनी मदर को भी चीयर करना चाहती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आ सकती हैं लाइन वाइज कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है। ये जैसे आंट जेनिफर स्टाइगर्स दे दिया तो जो वेडिंग बैंड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है आंट जेनिफर के हाथ में। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आ सकती हैं। तो जब भी आप पोएम्स को प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपको उसका पोएट आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि उस पोएम का पोएट कौन है, उस पोएम की थीम क्या है। जब कीपिंग क्वाइट लिख रहे थे तो पोएट का मूड कैसा था, वो किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, लिटरेरी डिवाइसेस पोएम में कहाँ कहाँ यूज हुए हैं और उनको क्या बोलते हैं, एंड कुछ भी लाइन उठा के दे देंगे वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, आपको पता होनी चाहिए।
ऑलराइट, ये हो गई हमारी पोएम्स की बात। अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो हमारे सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो लिमिटेड चैप्टर्स ही बचे हैं। लेकिन ये कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इंडिगो, शुड विजर्ड हिट मॉमी, डीप वाटर, लास्ट लेसन, रेड ट्रैप, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको बुक खोल के पढ़ना है। बुक रीडिंग मतलब कंपल्सरीली आपको बुक खोलनी है अपनी और इन चैप्टर्स को पढ़ना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पहला, जो भी ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं कि मूड क्या था उस कैरेक्टर का या टोन क्या थी उस चैप्टर की, ठीक है। जैसे शुड विजर्ड हिट मॉमी में जब वो रॉजर स्कंक बड़ा खुश होके आता है कि मुझ में से तो रोजेस की स्मेल आ रही है, और जैसे ही उसकी मम्मी को पता चलता है कि वो बोलती कि ये रोजेस की स्मेल किस में से आ रही है, तो रॉजर स्कंक बोलता है मम्मी मुझ में से आ रही है। तो उसकी मम्मी क्या होती है, डिसअप्रूव करती है उस चीज़ को, बहुत गुस्सा होती है और शॉक होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मदर का रिएक्शन कैसा था, एमसीक्यू में भी आ सकता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में भी आ सकता है। तो मदर की टोन कैसी थी, कैरेक्टर की टोन कैसी थी, वो बहुत गुस्सा हो गई थी, शॉक हो गई थी और डिसअप्रूव कर रही थी रॉजर स्कंक की उस स्मेल को, ठीक है। या फिर अगर हम इंडिगो की बात करें तो जब गांधी जी के साथ सारा क्राउड हो गया था तो अथॉरिटीज़ क्या बोलती हैं कि हम अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही सरकास्टिक टोन थी क्योंकि इंग्लिशमैन को समझ नहीं आ रहा था कि गांधी जी और उस क्राउड को कैसे मैनेज करें। तो वहाँ पे वो लाइन है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपेरेंटली अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहती है, तो वो बहुत ही सरकास्टिक टोन थी। तो चैप्टर में से ये भी आ सकता है कि कैरेक्टर की टोन क्या थी उस समय, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक खोल के इन चैप्टर्स को पढ़ोगे। जैसे कि द लास्ट लेसन में जो हमारे एम हैमिल हैं वो बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस, आखिरी में लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो क्यों लिखा था उन्होंने, अपने इमोशंस को बताने के लिए वो लिखते हैं विवे ला फ्रांस, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो भर भर के उनमें इमोशंस आ रहे थे। तो इस तरीके से जो चैप्टर्स में से बीच बीच में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि, या फिर ये भी आ सकता है कि पूरे चैप्टर का ही टोन क्या है। जैसे द रैट ट्रैप को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हमारी पॉजिटिविटी या किसी जैसे एडला की जो अच्छाई थी उसने किस तरीके से उस पेडलर को बदल दिया, ठीक है, इसको समझाओ। तो अब ऐसे तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया है कि वहाँ पे क्या हुआ था या यहाँ पे क्या हुआ था, ओवरऑल क्वेश्चन आ गया कि किस तरीके से एडला की वजह से पेडलर में बदलाव आ गया, इसको समझाओ। या मोस्टली क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस तरीके से ये चैप्टर हमको बताता है कि हम कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू आइसोलेशन। जैसे कि पेडलर जब क्रॉफ्टर के घर जाता है तो क्रॉफ्टर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो भी बिल्कुल अकेला सा रहता है और वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसको पेडलर की कंपनी मिल गई। या फिर जब जो आयरन मास्टर है वो देख लेता है पेडलर को और अपना फ्रेंड समझ लेता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा पुराना फ्रेंड है, और उसको घर ले जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमको कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करवाया गया है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेशन, और किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या लोग हैं वो दूसरे पर्सन को बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ना है, कैरेक्टर्स की टोन को समझना है और चैप्टर की थीम को समझना है। इसमें से एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर हो सकते हैं, और द एनिमी है उसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है कि किस तरीके से जो हमारे डॉक्टर सदाव हैं उन्होंने दोनों ही साइड्स को बराबर रखा, अपनी ह्यूमैनिटी को भी दिखाया और अपने नेशन की तरफ भी उन्होंने गद्दारी नहीं करी। और जो हमारा डेरी वाला चैप्टर है उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है कि किस तरीके से जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को बिल्कुल बदल देते हैं, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डाल देते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं इंडिगो, शुड विजर्ड हिट मॉमी, डीप वाटर, लास्ट लेसन, रेड ट्रैप, ये आपको बुक खोल के पढ़ने हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ, जो फाइनल टिप आपको याद रखनी है फॉर इंग्लिश 2021, दैट इज़ फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट। अब मेरे टाइम पे टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था क्योंकि एमसीक्यू वाला पार्ट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन इस बार आपको एमसीक्यू का पार्ट दे दिया गया है। लेकिन फिर भी हमेशा जो बच्चे ये गलती करते हैं वो ये है कि टाइम अलोकेशन घर से नहीं करके जाते। यहाँ पे मैंने आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं बताया है कि आप इतना टाइम इसको दो, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर किसी की कैपेसिटी अलग है, राइटिंग की स्पीड अलग है। तो आप
ऑलरेडी अपने घर से एक टाइम टेबल बना के जाना कि मैं इस सेक्शन को इतने मिनट में करूँगा, इस सेक्शन को इतने मिनट में करूँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में यही मिस्टेक करके आते हैं और फिर उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर अधूरा रह जाता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लाइन्स फ्रॉम द चैप्टर। अब मैंने क्या करा था अपने टाइम पे कि ये जो चैप्टर्स थे मैंने इनको अपने दिमाग में उतार लिया था। मतलब कोई मुझसे इंडिगो की कोई भी लाइन पूछता ना तो मैं चैप्टर्स सहित बता देती कि ये लाइन लिखी है। क्या होता है जब आप बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी लिखते हो, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रास्प द लैंग्वेज ऑफ द बुक, लेकिन आप छोटी छोटी बातें याद रख सकते हो। जैसे कि लास्ट लेसन में जो फ्रांस है वो बोलता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ठीक है। तो वो बोलता है कि क्या पिजन से भी वो अपनी लैंग्वेज बुलवाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम कुछ कुछ ऐसी लाइंस लिख देते हैं चैप्टर से और उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये घर से पढ़ के आया हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसी लाइंस हैं चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप मार्क कर लो और थोड़ी सी वही लैंग्वेज लिख के आ जाओ और उसको अंडरलाइन कर लो, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हर चैप्टर का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एमसीक्यू आंसर देते हो ना चैप्टर में से तो आप सिर्फ उसी पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि लॉ स्प्रिंग से कोई पैराग्राफ आ गया तो आपको पहले ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अच्छा लॉ स्प्रिंग में बात हुई थी साहेब की और मुकेश की, और जो साहेब था उसने तो अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो मुकेश था वो उसमें एक डेयरिंग एटीट्यूड था, वो सपने देखने की हिम्मत रखता था और उनको पूरा करना चाहता था। तो कुछ भी अगर आपको सवाल आता है तो पहले पीछे ना एक बैकग्राउंड चला लो। जैसे आंट जेनिफर की कोई लाइन आ गई तो पीछे बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस पोयम में बात हुई थी कि कैसे विमेन को ऑप्रेस्ड करा जाता था उस टाइम पे, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, जो भी था। उसके बाद आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आंसर होगा तो एलिमिनेशन मेथड को आप फॉलो करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा कि कम से कम आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो है ही नहीं बिल्कुल, तो आपके पास कम ऑप्शन रहेंगे, आप कम चीज़ों पे फोकस करना तो आप सही आंसर को निकाल पाओगे, ठीक है। बेसिकली तो आपको सब पढ़ के ही जाना है, लेकिन फिर भी आपातकालीन स्थिति में जब आपको नहीं समझ में आए कि क्या आंसर हो सकता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ये तो है नहीं, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। तो मैं अभी रिवाइज करवा देती हूँ। पोएम्स में आपको क्या करना है, पोएट का नाम याद रखना है, थीम याद रखनी है, लिटरेरी डिवाइसेस यूज रखना है, हर लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। कोई सी भी लाइन उठ के आ जाएगी, बोलेंगे कि ये लाइन क्या सजेस्ट करती है या पोएट का मूड क्या था। जैसे एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है कि जब पोएट लिख रही थी आंट जेनिफर टाइगर्स तो उनका मूड कैसा था, तो उसका आंसर है कि वो सिंपैथी का एटीट्यूड था उनमें, क्योंकि वो विमेन के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड था उनका, वो सिंपैथी फील कर रही थी कि तब कितनी विमेन ऑप्रेस्ड थी, ठीक है। चैप्टर्स आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको बुक में से पढ़ के जाने हैं। टिप्स आपकी यही रहेगी कि आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लाइंस जो बुकिश लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है, एंड एमसीक्यू में आप यही फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे अगर आपको आंसर नहीं पता हो। एंड दोस्तों, हाउ आई स्कोर्ड 95, तो सबसे पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत लंबा सा पेपर आता था, तो मुझे पता था कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा आंसर्स लिखने के लिए, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट कर लिया था। हर स्पेलिंग को डबल चेक करा था, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, इंग्लिश का पेपर है। एंड हर पोएम की, हर चैप्टर की थीम मुझे पता थी, कैरेक्टर्स के बारे में पता था मुझे, कैरेक्टर स्केच पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको देखना है। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश की, पोएम्स की ऑलरेडी वीडियो है, उसके बाद हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस पर भी अलग से वीडियो बनाई है जो आपको देखना है। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी to score the best marks in English exam 2021. Wish you good luck for the same.